डिक्टेशन स्टार्ट होगी 5 सेकंड बाद। महोदय, अर्थशास्त्रियों द्वारा पिछले काफ़ी समय से देश की निरंतर बढ़ती जा रही घाटे की अर्थव्यवस्था के प्रति गंभीर चिंता प्रकट की जाती रही है, लेकिन वर्तमान सरकार भी पूर्ववर्ती सरकारों की भांति विभिन्न राजनीतिक कारणों से इस स्थिति पर लीपापोती करती चली आ रही थी। अब जब सरकार को यह चिंताजनक स्थिति सभी सीमाओं को पार करती हुई दिखाई देने लगी तो उसे व्यवस्था में इस पर अंकुश लगाने के लिए कुछ अलोकप्रिय कदम उठाने पड़े हैं। बजटीय घाटे को अगले वर्ष कम करने के लिए उठाए जाने वाले कदमों का संकेत देते हुए वित्त मंत्री ने गत 23 जनवरी को आयोजित सर्वदलीय बैठक में कहा था कि इस बार हमने एक कड़ा बजट तैयार किया है, क्योंकि उदारता अपना कर वर्तमान वित्तीय संकट पर काबू नहीं पाया जा सकता। राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ हुई अपनी बैठक में भी वित्त मंत्री ने इसी प्रकार का संकेत दिया था। इन मुख्यमंत्रियों का कहना था कि उन्हें भी अपने अपने राज्यों में आर्थिक संकटों का सामना करना पड़ रहा है। उद्योग व्यापार चैम्बर के नेताओं के साथ हुई अपनी बैठकों में भी वित्त मंत्री प्रायः देश की कठिन आर्थिक स्थिति का उल्लेख करते रहे हैं। इन सभी बातों को देखते हुए यही अनुभव हो रहा था कि सरकार को कुछ ऐसे कदम उठाने को विवश होना पड़ेगा जिन्हें वह अभी तक उठाने में हिचकिचाती रही है। इस स्थिति में सरकार के समक्ष दो ही विकल्प थे, या तो वह करों में वृद्धि करती या फिर वर्तमान में दी जा रही वित्तीय रियायतों या आर्थिक सहायता में कमी करती। जहाँ तक कर बढ़ाने का प्रश्न है तो अब इनमें वृद्धि की संभावना कम ही दिखाई देती है। पिछले कुछ वर्षों में सरकार ने करों से आय बढ़ाने तथा कर चोरी को रोकने के लिए व्यक्तिगत आयकर व कंपनी करों में कमी की है। सरकार ने काले धन को देश की मुख्य धारा में लाने के लिए पहले स्वैच्छिक आय घोषणा योजना शुरू की थी, जिसमें लगभग 13,000 करोड़ रुपए की आय हुई। विभिन्न विवादों में फंसे बकाया करों की वसूली के लिए समाधान योजना शुरू की गई है, जिसके अंतर्गत सरकार को देश भर में अब तक 51,000 आवेदन पत्र प्राप्त हुए हैं और इससे पर्याप्त कर प्राप्त होने की आशा है। कच्चे माल तथा अन्य अनेक सामग्रियों पर आयात शुल्क में काफ़ी कमी की है। महोदय, इस स्थिति में करों के क्षेत्र में वृद्धि का विकल्प सीमित सा ही है। अतः सरकार के समक्ष आर्थिक सहायता में कमी करने का रास्ता ही
मुख्य रूप से बचा हुआ है। खाद्यान्नों, उर्वरकों, बिजली तथा अन्य नई प्रकार की आर्थिक सहायताओं के कारण केंद्र तथा राज्य सरकारों पर करोड़ों का बोझ बना हुआ है तथा इसने सरकारों का बुरा हाल कर दिया है। पाँचवें वेतन आयोग की सिफारिशों को लागू किए जाने पर कर्मचारियों के वेतन बढ़ने से केंद्र व राज्य सरकारों पर भी भारी भरकम बोझ बढ़ा है। उसने तो रही सही कसर भी पूरी कर दी। केंद्र व राज्यों में पहले से ही आवश्यकता से अधिक कर्मचारी हैं तथा उन्हें वेतन आयोग की सिफारिशों के अनुरूप पिछला बकाया देने में सरकार को काफ़ी बोझ उठाना पड़ रहा है। अब सरकार के सामने अपने आर्थिक घाटे को कम करने के लिए एक ही चारा था कि वह सार्वजनिक वितरण प्रणाली द्वारा सस्ती दरों पर बेचे जाने वाले गेहूं, चावल, चीनी तथा यूरिया के बिक्री मूल्यों में वृद्धि करे। इसी के दृष्टिगत केंद्र सरकार ने 28 जनवरी से गेहूं, चीनी और चावल की कीमतों में 30% तथा यूरिया की कीमत में 11% तक की वृद्धि कर दी। पूर्व वित्त मंत्री शुरू से ही इस प्रकार की आर्थिक सहायता में कमी कर देश की अर्थव्यवस्था को राजस्व घाटे के संकट से बचाने के लिए बल देते आ रहे हैं। यही कारण है कि बजट सत्र से पूर्व संसदीय कार्य मंत्री द्वारा बुलाई गई सर्वदलीय बैठक में इस संबंध में किसी भी विपक्षी नेता ने अपना विशेष विरोध नहीं किया था। गेहूं व चावल की मूल्य वृद्धि के बारे में कांग्रेस ने अभी तक कोई विरोध प्रकट नहीं किया है। यदि उसकी ओर से कोई विरोध किया भी जाएगा तो वह मात्र औपचारिक ही होगा। अभी तक इस संबंध में माकपा द्वारा ही विरोध प्रकट किया जा रहा है। वस्तुतः सरकारों द्वारा दी जाने वाली आर्थिक सहायता का उद्देश्य तो यह था कि इससे सामान्य जनता को आवश्यक वस्तुएं व अन्य सेवाएं उचित मूल्य पर मिलें। लेकिन धीरे धीरे विभिन्न निहित तथा राजनीतिक स्वार्थों के कारण इनका दुरुपयोग व भ्रष्टाचार बढ़ने लगा। सरकार द्वारा सस्ते मूल्य पर दी जाने वाली खाद्यान्न व अन्य वस्तुएं गरीब जनता को मिलने की बजाय काला बाजार में जाने लगीं। सरकार गेहूं, चावल आदि के समर्थन मूल्य बढ़ाती जा रही है जिसके कारण अन्य कार्यों के लिए बहुत कम पैसा बच पाता है। स्टॉप।